अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में एक करारदाद आई है जिसका लुबे-लुबाब यह है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए वो ना साफ़ थे ना शफाफ थे और उसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है 368 उन्होंने इसके करारदाद के हक़ में वोट किया। ईवान नुमाइंदगान की करारदाद की कोई लीगल इम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन आम तौर पर जब इतनी बड़ी अक्सरियत और जिसमें हाउस के अंदर मौजूद जो डेमोक्रेट्स हैं वो भी और रिपब्लिकन्स वो भी, अगर वो आपको नज़र आए कि क्लियरली एक ही तरफ वोट कर रहे हैं, 181 आई थिंक रिपब्लिकन्स और 187 शायद डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने इसके हक़ में वोट किया, 7 ने सिर्फ मुखालफत में किया, तो एक अंदेशा ये मौजूद होता है कि उसके फॉलो अप के अंदर कोई लेजिस्लेशन भी मूव की जा सकती है। कोई वो बिल ले आएंगे जिसमें कहेंगे कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसकी नफ़ी की गई 8 को और जो इंतखाबात हुए वो साफ़ शफाफ नहीं थे, तो पाकिस्तान की जो इमदाद है उसको मशरूत कर दिया जाए। इसको रूल आउट मत करिए, माजी में ऐसा होता रहा पाकिस्तान के साथ। तो करना क्या चाहिए, ये पाकिस्तान के जो इस वक्त अकाबरीन हैं उनको इसके ऊपर जायज़ा लेना चाहिए कि जो हमने सिस्टम क्रिएट किया है 8 फरवरी के बाद, पाकिस्तान में प्री पोल रिगिंग हर दफ़ा होती है। कोई ऐसा इंतखाब रिसेंट हिस्ट्री में नहीं गुजरा जिसमें प्री पोल रिगिंग ना हुई हो। इंतखाबात के बाद भी जिस तरीके से बंदे मैनेज किए जाते हैं वो भी कोई अनहोनी नहीं है। 2013 और 18 दोनों दफ़ों हमने देखा था कि किस तरीके से जहाज़ों में बंदे भर के कभी बनी गाला और कभी लाहौर रायविंड पहुंचते थे। सब चीज़ें सबके सामने हैं, लेकिन ये फॉर्म 45 और 47 वाली जो नई एक चीज़ हमने निकाली, पोलिंग डे वाज गुड, इंतखाबात का दिन ठीक था, लेकिन रात को हमने जो कुछ किया फॉर्म इधर से उधर करके, वो अब दुनिया हमारे इंतखाबी नताइज को मानती नहीं है। और फिर जिस तरीके से इंतखाबात से चंद रोज़ पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ सज़ाओं का अमल शुरू हुआ, उससे पहले जैसे बल्ले का निशान छीना गया, इलेक्शन डे पे जैसे इंटरनेट बंद किया गया, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क होगा जिसको ये नज़र नहीं आ रही, और जब भी वो सवाल उठाएंगे तो इस पे हमारी मजम्मत करेंगे। तो इस पे कहीं ना कहीं हमें एग्ज़िट लेना पड़ेगा इस अरेंजमेंट से। ऐसे बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान को खींचेंगे तो मसाइल बढ़ तो सकते हैं, उसमें कमी आने के इम्कानात कम हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने मखसूस नशिस्तों का केस भी आएगा। मखसूस नशिस्तों का जब हम केस कहते हैं तो इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है कि इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसमें बल्ले का निशान लिया गया था उसकी तौसीक इसी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब इतना बड़ापन दिखाएगी कि वो कहे कि जमहूरियत की रूह के मुनाफी कुछ इकदाम नहीं होना चाहिए? 8 फरवरी को जो शिकायत आई, जैसे बंदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो गलत था, अब हमने सही राह पे जाना है तो कैसे आगे बढ़ें? इस सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए और जो जस्टिस अतर निल्ला के नुकात हैं कि क्या रेत में सर दबाने से जो रियलिटी है वो छुप जाएगी? नहीं छुपेगी, वो तो नज़र आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो एक बड़ी ताकतवर पोजीशन लेते हुए एक ऐसा फ़ैसला सादर करें जो जमहूरियत के ऐन मुताबिक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हो, जमहूरियत के ऐन मुताबिक हो, तो वो फ़ैसला जो है वो आम तौर पर फिर शायद सियासत को मौजूदा सूरत हाल में बरकरार ना रख सके। पाकिस्तान में फिर पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट आएगी इस मौजूदा अरेंजमेंट के अंदर, और क्या दिन लाएंगे वो मालूम नहीं है अभी कि वो क्या रुख इख्तियार करेगी सियासत। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं, बिलाल अजहर कियानी साहब हैं PMLN से, फैसल वाडा साहब हैं सीनियर सियासतदान हैं, और ज़ैन कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक अच्छा काम किया, उन्होंने PTI वालों से बातचीत का जिक्र किया, हाउस के अंदर किया। उसके लिए अमली तौर पर इन्हें कुछ करना पड़ेगा। जैसे अज़्म इस्तेहकाम की लॉन्च है तो उसके अंदर अमीन गंडापुर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद अगर पार्टियां खुश नहीं हैं, राज़ी नहीं हैं, उसके ऊपर इतराज़ात उठा रही हैं, तो नैब से पहले जैसे एक मीटिंग हुई थी ऑल पार्टीज़, इसी तरीके से PTI और JUI की क़यादत को बुला के दोबारा एक इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा सकती है, उसकी जो मुख्तलिफ जहतें हैं उसके ऊपर गौर किया जा सकता है, आपकी अस्करी क़यादत अंदर बैठ सकती है और एक कंसेंसस के साथ आप एक रोड मैप लेकर निकल सकते हैं, जिसमें KPK के वो मखसूस इलाके जिसमें डेरा इस्माइल खान शामिल है, जिसमें अली अमीन गंडापुर जहाँ से मुंतखब होकर आए हैं, वहाँ आपने क्या करना है या बाकी पाकिस्तान के साथ क्या करना है? एक ब्रॉडर पोलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व करिए और फिर आगे बढ़िए। सुनिए आज शहबाज साहब ने क्या कहा और जवाब में PTI ने क्या कहा। जनाब स्पीकर, आज ये जो तल्खियां जिस हद तक पहुंच गई हैं, आज अगर इनके वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ कुछ तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। अभी गौर खान का भी शायद इस पे स्टेटमेंट आया, कोशिश करेंगे आगे चल के मौका मिला तो वो भी आपको दिखाएंगे, जिसमें वो अपनी दोबारा उसी पोजीशन पे वापस जाते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। बिलाल साहब, जो ईवान नुमाइंदगान का रेजोल्यूशन है, बड़ी ओवरवेलमिंगली उन्होंने इस इलेक्टोरल प्रोसेस को इलेक्शन फ्रॉड का नाम दिया और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया।
आपका रद्दमल क्या है इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए अमेरिका में एक लेजिस्लेचर है, उसमें हमने देखा है कि पहले भी पीटीआई की तरफ से अच्छी खासी रिसोर्सेज लगा के लॉबिंग हुई है, तो वहाँ पे इस तरह की रेजोल्यूशन आई है तो चलें उनकी राइट है जिस तरह वो बात करना चाहते हैं। सियाने हैं फिर पीटीआई वाले 4 साल में यहाँ सफीर लगा नहीं सके, अब उन्होंने ये किया पूरा मान्य नुमाइंदगान उनके साथ लगे। हमने पहले भी ये देखा है कि मुख्तलिफ कांग्रेसमैन को या सेनेटर्स को पैसे देगा खरीदा, नहीं जिस तरह भी किया गया जी, मगर वो बात करें बट दे हैव नो राइट टू इंटरफेयर विदाउट नोइंग द फैक्ट्स हियर ऑन द ग्राउंड। फिर भी किसी ने अगर अपना शौक वहाँ पे पूरा किया है, लेजिस्लेचर्स में रेजोल्यूशंस मूव होती हैं, हमारे में भी होती हैं, मुख्तलिफ मेंबरान करते हैं। तो नहीं देखिए, आई डोंट थिंक वी शुड मेजर आवरसेल्व्स बाय द स्टैंडर्ड कि वहाँ पे किसी एक में उसने रेजोल्यूशन मूव किए। फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं। हाँ, अगर वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक लॉ ऑफ द लैंड है, उसके तहत जो तरीक़ेकार है उसी तरीक़ेकार से हम करेंगे, किसी और के कहने पे नहीं करेंगे। उस तरीक़ेकार के अंदर कोई नुक्स, वो सारी हमारी एक इंटरनल। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट हेयरिंग थी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पूछा कि इलेक्शन फ्रॉड और इलेक्टोरल इरेगुलरिटीज़ के हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास जितनी शिकायत आई हैं उसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ है, उसका जवाब दीजिए। चीफ जस्टिस साहब ने शायद उसके ऊपर कोशिश की कि मेरे कहने का मकसद ये मामला आगे ना बढ़े, मेरे कहने का मकसद ये कमीशन के पास जवाब कोई नहीं था उसका। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारा जो निज़ाम है उसके ऊपर जो भी बेहतरी लानी है या उसमें कोई नुक्स है या उसकी कोई बेहतर चीज़ें, तो वो हम सब ने मिल मिला के डिस्कस करनी है। वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुई है, वो उनकी मर्जी है, बट आई डोंट थिंक इट कैरीज वेट। मगर देखिए साथ ही साथ अगर आप देखें एंड सेकेंडली आई डोंट थिंक इट रिप्रेजेंट्स द व्यू ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट में आज भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों आपके खिलाफ वोट कह रहे हैं, आप कह रहे हैं यूएस गवर्नमेंट का, मगर आज देखिए ना, आज यूएस गवर्नमेंट का व्यू भी वैसे यही है। नहीं, स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट से आज सवाल किया गया अज़्म इस्तेहकाम के बारे में, तो अज़्म इस्तेहकाम को साइड पे रखिए ना जी, आप उसको क्यों चाहते हैं कि वो 8 फरवरी को अज़्म इस्तेहकाम लग जाए? हुकूमत यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसी अभी तक इन इलेक्शंस के ऊपर बार बार वहाँ पे कोशिश ये हुई है, बट देयर हैज बीन नो स्टेटमेंट फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। आप इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो रेजोल्यूशन है इसको आप कैसे देखते हैं? कोई है इंप्लीकेशन इसकी? डालने वाला काम? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, ये है डायरेक्ट इंटरफेरेंस हमारे इश्यूज़ के अंदर, जो हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि आपने बाइडन के साथ क्या किया और आपने ट्रंप के साथ क्या किया, और वो ये दोनों पार्टियां भी अपने आप को एक दूसरे के ऊपर वही इल्ज़ाम लगाती जो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ लगाती हैं। तो हम जब उनके काम में इंटरफेयर नहीं करते तो वो वहाँ से बैठ के हमें काम पे इंटरफेयर ना करना चाहिए, ना हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, राइटली और रॉन्गली। दे हैव नो राइट, नो बिजनेस एट ऑल। हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, इसके अंदर जो भी होना है 47 होना है, 45 होना है, नहीं होना है, वो हमारा राइट है। हमारे पास अपनी अदालतें हैं, हमारे पास अपना सिस्टम है, हमारे पास अपनी गवर्नमेंट है, हमारे पास अपनी अपोजिशन है, हम सब लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, हमारा बाप ना कोई बने, ठीक है। वो और बात है, हम कमज़ोर मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हम पे टर्म्स करें। यही इंटरफेरेंस की बात इमरान खान साहब ने भी की थी। तो अगर मैं आज इस जाविये के अंदर देखूं और इसके ऊपर डिबेट करूं तो मैंने उस जाविये में क्यों ना देखूं, फिर तो मुझे लगता है वो भी इंटरफेरेंस हुई थी। तो हु आर दे टू डिक्टेट टर्म्स हेयर ओनली टुवर्ड्स पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ठीक है, एक लेजिस्लेटर्स का एक बहुत बड़ा नंबर है, 368 इज़ अ बिग नंबर, बट द सेम टाइम इसकी कोई लीगल इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। क्या कर सकते हैं वो? हम आज बैठ के बोल दें आपका रिगड इलेक्शन है, आपकी डेमोक्रेसी बोगस है, आपकी डेमोक्रेसी में फ्रॉड हुआ है, मतलब ये तो बातें करने वाली भी नहीं है। आई थिंक इतने सेंसिबल सीजन लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उसको फ्रॉड कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, तो वो तो आप हमारे मुल्क की बेइज्जती कर रहे हैं। सर जब हम जाएंगे ना कर्जा लेने, तो उन्हें और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। उसके अंदर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक और नई रेजोल्यूशन लाएगा, वो यूएस गवर्नमेंट से डिमांड करेगा कि आप अपना जो वोट है वहाँ पाकिस्तान के हक में। और नदीम भाई, मैं इसको एक और पहलू से भी देखता हूँ, जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है। ऐसा तो नहीं कि कोई डिमांड्स हमसे करवानी है पूरी, ये प्रेशर टैक्टिक्स किया जाए। सर कौन सी डिमांड करनी है? अज़्म इस्तेहकाम तो हमने पहले ऐलान कर दिया, जिसको बड़ी दिली ख्वाहिश थी उनकी कम करें, वो तो हमने पहले कर दिया। मेरे साथ मेरी बात सुना, आज भी मैं कमेटी को चेयर कर रहा था, सबसे बड़ा इशू हमारा सिक्योरिटी का है। ये कंटिन्यूएशन ऑपरेशंस की हो रही है। मैं आता हूँ इस पर, अज़म पे आता हूँ मैं, पहले ये जैन से भी पूछ लें। ये बताइए जी, माननीय नुमाइंदगान वेले हैं बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दें इसको 368 को, या उसकी कोई अहमियत है? मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। सर देखें, पहली बात तो ये, हमने तो कभी अमेरिका को माई बाप नहीं माना। ये तो मतलब है जो कहते थे कि जी अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, अमेरिका की जो है ना को हमने किसी तरीके से नाराज़ नहीं करना, वो इसका जवाब देंगे। ये कोई भी नहीं कह रहा कि अमेरिका जो है उसकी रेजोल्यूशन हमारे पे बाइंडिंग है, या अमेरिका जो है वहाँ से वफद भेज के यहाँ पे हमारा प्रोब शुरू कर दे, ये हम नहीं कह रहे। हुकूमतें बनती हैं मॉरल अथॉरिटी के ऊपर,
और जो गैरतमंद हुकूमत होती है ना, उसके लिए इतना ही काफ़ी होता है। आपके लिए फैफन की रिपोर्ट आई, पतन की रिपोर्ट आई, पिल्डेट की रिपोर्ट आई, यूरोपियन ऑब्जर्वर्स आए, सब ने ये बात की, आपने रफा दफा कर दिया। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की आज बात हो रही है ना, मैं बिलाल मेरा भाई है, लेकिन मुझे बड़ी ताजुब हुआ है इसकी बात पे कि जी पीटीआई ने लॉबी किया तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 368 to 7 वोट आए हैं, मतलब नेयर यूनानिमस आया ना, 7 वोट इधर और 350 दोनों जमातों ने वोट डाला जी, बराबर नंबर है, 180 प्लस दोनों का नंबर है। तो सर यूनानिमस ही हो गया ना, 7 बंदे निकाल कर पूरा हाउस उनका इकट्ठा हो गया। तो या तो मैं तो फिर पीटीआई के लॉबियस्ट को सलाम ही पेश कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता कि वो इतने इफेक्टिव रहे हैं। पर क्या पता फिर वो कल को इंशाल्लाह इमरान खान को भी बाहर निकलवा लेंगे अगर इतनी इफेक्टिव है वो। तो सर ऐसी बात नहीं है, एक जमहूरी मुल्क है, इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसकी अपनी राय है। इससे जो सवाल आपको पूछना चाहिए, जो इससे भी बड़ा सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हमेशा एतराज़ लगाया गया, साइफर के अंदर एतराज़ लगाया गया। डोनाल्ड लू जो कि एक मिड टेयर का ब्यूरोक्रेट है अमेरिकन फॉरेन ऑफिस के अंदर, उसकी बात पे हमने वावेला मचा दिया कि उसको नाराज कर देंगे, वो बुरा मना जाएगा। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोअर हाउस है उनका, जो उनकी कौमी असेंबली है बेसिकली, वो यक मुख्त यक लख्त होकर एक बात कर रही है, उसके ऊपर आप काम नहीं